गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग स्टोइकियोमेट्री की बात कर चुके थे, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री के बाद आज हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे? टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की आज बात कर रहे होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट की बात आज हम लोग कर रहे होंगे। अगर हम लोग कोई रिएक्शंस देखते हैं, हमने कहा कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक। हर सब्सटेंस का अपना एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है या उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कहा कि इसके स्मॉल नंबर ऑफ, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल a। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल b। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल c। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल d। दैट्स क्लियर। आपको सभी बच्चों को मालूम हुआ कि हम किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक क्या होती है? एरो की क्या होती है? राइट हैंड साइड होती। बहुत साधारण बात, सभी बच्चों को मालूम है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ये बात बहुत नॉर्मल है, सबको मालूम होती है। दैट्स क्लियर। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट के विषय में हम कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में करेंगे या मेमोराइज करेंगे। रिएक्टेंट only work as limiting reagent। क्लियर। हमारा रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा, कभी भी प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। रिएक्टेंट ओनली वर्क एज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट साइड में ही हमेशा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा प्रेजेंट होगा। दूसरी बात देखिए, सब कहेंगे कि सर देखिए, इस रिएक्शंस में अगर हम लोग देखना शुरू करें तो इस रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट है। इस रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट होंगे, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि उन दोनों में से किसको हम, किस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, कहेंगे। भाई अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे तो अगला क्वेश्चन उठेगा कि सर इन दोनों में से या तीनों में से हम किसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। उसका जवाब, ठीक है ना, रिएक्टेंट मैंने क्या लिखा? रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट कंप्लीटली। उन दोनों रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे तो उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे जो पूरी तरह से हमको खर्च हो जाए, बिल्कुल नहीं बचे। स्वाभाविक है कि जितनी डिजायर्ड है उतना वह नहीं होगा, मतलब रिएक्शन में जितनी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन के अंदर लेस इन अमाउंट में होता। क्या होता है? लेस इन
अमाउंट में अवेलेबल रिएक्टेंट जो होता है, जितनी आवश्यकता है उतना ना होकर के उससे जो कम रिएक्टेंट होगा वही हमारे लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। राइट डाउन करें, ठीक है। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उससे क्या होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात। नेक्स्ट बात इसी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया अगर देखा जाए तो, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of products always depend on limiting reagent। अगर किसी प्रोडक्ट की अगर आप फॉर्मेशंस कर रहे हो, अमाउंट को हमने बताया था किन किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स में अमाउंट को हम लोग को डिफाइन कर सकते हैं। आप कहते हैं सर हम मोल्स के टर्म्स में अमाउंट को डिफाइन कर सकते हैं। सर अमाउंट को हम लोग मासेस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट को हम लोग वॉल्यूम्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। सर हम अमाउंट को पार्टिकल के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पे, एटम्स। यहाँ पे जनरली पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, एटम्स भी नहीं होंगे, मोनोएटॉमिक तो होगा नहीं, डायएटॉमिक चीजें होंगी। इसका मतलब जनरली यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट्स क्लियर। जनरली पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। आई एम राइट और रॉन्ग, बात समझ में आई मेरी कि नहीं समझ में आई? कि अगर हम प्रोडक्ट की अगर डिसाइडिंग करना चाहते हैं तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन को जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर होने लगेंगी कि क्या एक्चुअली गलती हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट को हम एक जनरल चीजों के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में हम लोग सैंडविच और ब्रेड तो खाते ही खाते हैं। हर आदमी अलग अलग टाइप का नाश्ता करता है। तो एक सबसे सरल नाश्ता जो बहुत फास्टली होता है, तो हम लोग, ठीक है ना, चीज और ब्रेड, अगर हम लोग बात करें चीज की बात करें और ब्रेड की बात करें, ठीक है ना, ब्रेड अगर हमको चीज ब्रेड खाना है तो उसकी हमको अगर बनाना है चीज ब्रेड को तो क्या होगा, हमको अगर चीज ब्रेड खाना तो 2 ब्रेड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, चीज होना चाहिए। ठीक है ना, कि पहले हम एक बेस रखते हैं, उसके ऊपर चीज रखते हैं, फिर दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रखते हैं। यही तो फंडामेंटल होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? आप कहोगे हाँ बात तो सही कह रहे हो। हमने कहा कि अगर एक नॉर्मल बात किया, इसका मतलब अगर हमको चीज ब्रेड खाना है, ब्रेड चीज खाना है, तो हमारे पास ब्रेड होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चीज होना चाहिए। ठीक, तभी तो हम ब्रेड चीज खा पाएंगे। तो ब्रेड चीज के लिए हमको क्या होना चाहिए, अब सोचो, ब्रेड चीज खाना है तो ब्रेड होगा, उसके बाद चीज का होगा, फिर उसके बाद फिर ब्रेड होगी, ब्रेड होगी, फिर चीज के स्लाइस रखे होंगे, फिर ब्रेड की स्लाइस रखी होगी। पहले ब्रेड की स्लाइस होगी, फिर चीज की स्लाइस होगी, एंड देन आफ्टर फिर ब्रेड की स्लाइस होगी। आप कहोगे हाँ बात तो आप सही कह रहे हो सर। अगर आप मुझे बताओ, हमने कहा
कि हमारे पास t इक्वल टू 0 दो स्थिति हुई। t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल स्टेज पे बात कर रहे हैं, और एक जनरल टाइम t इक्वल टू t पे हम बात कर रहे हैं। एक जनरल टाइम t इक्वल टू t पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर हमने इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे बात की तो हमने कहा हमारे पास 50 ब्रेड्स हैं। कितनी हैं? 50 ब्रेड्स हैं। हमने कहा बेटा हमारे पास 20 स्लाइसें चीज की हैं। ठीक, शुरुआत में दोनों ही चीजें t इक्वल टू 0 पे, अभी हमारा ये ब्रेड चीज जो हमारा टारगेट चीज है वो अभी बनी नहीं है। ठीक, t इक्वल टू 0 पे। जैसे t इक्वल टू t पे कहोगे, आप कहोगे सर एक ब्रेड के लिए, एक चीज के लिए हमें 2 ब्रेड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले देखिए आप दिमाग में लगा रहे हो तो सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन किस पे जा रहा है? 20 फिगर को कैच कर रहे हो कि 50 फिगर को कैच कर रहा तुम्हारा दिमाग? आप कहोगे सर हमारा कंसंट्रेशन जो क्वांटिटी कम होती है उसी पे फोकस कर रहा है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए और हम चीज ब्रेड खाने से वंचित ना रह जाएं। गलत तो नहीं कह रहे भाई? आपका कंसंट्रेशन किसकी ओर जा रहा है? आपको, आप ये फिगर 20 जो है आपको तेजी से चमक रहा होगा कि यार सबसे पहले जाकर के हम, अगर हम आपको छोड़ दे तो सबसे पहले जो कम क्वांटिटी होती है, तो आप लोग अगर प्लेट में उठाना चाहोगे तो उसी चीज को पहले उठाओगे जो कम क्वांटिटी में होगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आई एम राइट और रॉन्ग? कहेंगे ये ह्यूमन टेंडेंसी। सबसे पहले हम कहेंगे यार पहले चीज को कवर कर लें, ब्रेड तो ढेर सारी रखी ही है। तो अगर हमने क्या कहा कि अगर 20 चीज से हम 20 चीज के लिए कितनी ब्रेड चाहिए होगी? 40 चाहिए होगी। इसका मतलब क्या होगा? यहां 20 माइनस 20, यहां कितना होगा? 40। और यहां कितना बन पाएगा? सर कहेंगे सर 20 बन पाएगा। फाइनली क्या कंज्यूम हुआ तुम्हारा? फाइनली बताओ क्या कंज्यूम हुआ तुम्हारा? चीज कंज्यूम हुआ। शुरुआत में कंप्लीटली रिएक्शन में कौन सी चीज कंज्यूम्ड हो जा रही है? कौन सी चीज कंज्यूम्ड हो जा रही है? 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। ठीक है, क्या कंज्यूम हो जा रही है? इसका मतलब कंप्लीटली रिएक्शन में सबसे पहले क्या कंज्यूम हुआ? आपकी चीज कंज्यूम हुई। तो इसका मतलब जो रिएक्शन में हमने कहा रिएक्टेंट साइड में जो पहले कंज्यूम हो जाएगी, कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही। और जो बच जाएगा, जो लेफ्ट रह जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। रिएक्शन के दौरान जो चीज हमारे लिए क्या होती है? पहले कंज्यूम हो जाती है, वो हमारे लिए क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट होगी। और जो रिएक्शन के दौरान हमारी क्या हो जाएगी? बच जाएगी, वो हमारे लिए क्या होगी? क्या होगी बेटा? क्या होगी? एक्सेस रिएजेंट होगी। आई एम राइट? समझ में आया आप लोगों को मेरी बात की नहीं समझ में आई? एक फील आया कि नहीं आया? कि लिमिटिंग रिएजेंट का एक फील आया कि नहीं आया आपके दिमाग से में? आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, हमारे दिमाग में एक फील आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का। एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? दैट्स क्लियर। अब हम इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करना चाहते हैं कि इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए। देखिए 3 moles of N2CO3, 3 moles of N2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution. 3 moles of N2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस produced at STP. 3 moles of N2CO3 is reacted with 6 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP. हमने क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन मैंने बोला है 3 moles of Na2CO3 combined with 6 moles of HCl. ठीक है, टू गेस क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है। इस CO2 के कितने मोल्स होंगे, इसके CO2 के कितना वॉल्यूम होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है ना हमको। अगर आप इसका सॉल्यूशन करें, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, ये हमसे पूछ रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सही सर बात। अगर हम स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अपने याद करें तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन को आप स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अगर करना चाहते हैं तो हमको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन की जरूरत होती है। क्लियर ना मेरी बात? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही सर, आपने बताया था। तो अब रिएक्शंस को हमको लिखना पड़ेगा। साफ ही साफ लैंग्वेज से कह रहा कि Na2CO3 जो है वो कंबाइंड हो रहा किससे? किससे कंबाइंड हो रहा? कंबाइंड हो रहा किससे? HCl से। HCl से कंबाइंड होने के बाद CO2 दे रहा, प्लस क्या होगा? प्लस H2O बनेगा, प्लस NaCl। कभी भी कोई सॉल्ट किसी एसिड से कंबाइन करता है तो वो उसके अंदर के एसिड को फ्यूज कर देता है, बाहर निकाल देता है। जो इसके अंदर जो एसिड होगा वो H2CO3 है। H2CO3 अनस्टेबल होता है, वो CO2 प्लस H2O में टूट जाता। तो इसका मतलब ये इसका कैटायन और दूसरे एसिड के एनायन के साथ वो चला जाएगा ना, तो NaCl बन गया। और ये कैटायन इसके निगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा तो H2CO3 बन जाएगा, और H2CO3 अनस्टेबल होता है, वो CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। इस तरह से हमने रिएक्शंस को बना लिया। क्या रिएक्शन बैलेंस है? बताइए, क्या रिएक्शन बैलेंस है? तो इसका मतलब कहेंगे सर अभी बैलेंस नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ पे 2HCl करना। हमने कहा बेटा और कहीं कुछ, और कहीं? आप कहेंगे सर इसको आपको 2NaCl करना पड़ेगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 2NaCl करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा हमारे पास क्या है? गिवन मोल्स क्या है? गिवन मोल्स क्या है? कितने मोल्स दे रखे हैं? 3 मोल। और कितने दे रखे हैं? 3 मोल। किसके दे रखे हैं? 3 मोल ये दे रखा है, और 6 मोल ये दे रखा है। कहेंगे बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिवन मोल रेशियो क्या है? मोल रेशियो क्या है? गिवन मोल रेशियो कितना है बेटा? रेशियो जब निकालोगे 3:6, जब आप इसको निकालोगे क्या आएगा? 3:6 इक्वल टू क्या था? 1:2। कितना आया? 1:2 आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, यस और नो। क्या आया बेटा? बताओ बेटा। 1:2 आया। आप कहोगे सर ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? रेशियो कितना आया? 1:2 आ गया। ठीक है, अब
स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकालना चाहते हैं। क्या है इनके स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट? तो यही है। स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो क्या आ रहा? 1:2 आ रहा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर गिवन मोल रेशियो और स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो बराबर हैं तो उस रिएक्शन में कहीं भी लिमिटिंग रिएजेंट ऑब्टेन्ड नहीं होगा। क्या होगा? उस रिएक्शन में कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा जहां पे गिवन मोल रेशियो और स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। सवाल आसान रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अगर गिवन, इसका मतलब ये कब होगा? जब गिवन मोल रेशियो इक्वल टू क्या? गिवन मोल रेशियो इक्वल टू स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। अगर गिवन मोल रेशियो इक्वल टू स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो अगर दे रखा है तो इस रिएक्शन में कहीं भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। रिएक्शन में किसी को भी किसी से कनेक्ट करके सवाल किया जा सकता है। अगला हमारा स्टोक्यूमेट्री में अगर आपको याद हो तो हमारा स्टेप क्या था? हमने क्या किया था? हमने कहा था अगर हम किसी भी सवाल को स्टोक्यूमेट्री में अगर कर रहे हैं तो नोन और अननोन के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप हम बना रहे होंगे। क्या रहे होंगे? नोन और अननोन के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप बना रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? आप कहेंगे हाँ बात तो आपने सही की थी सर। इसमें नोन क्वांटिटी क्या है? इसमें कहेंगे सर देखिए दो चीजें नोन है। क्या है? दो चीजें नोन है। कौन कौन सी चीज नोन है? बताओ बेटा, बोलो। कहेंगे सर ये भी, इसका भी मान दे रखा है, Na2CO3 का भी मान दे रखा है। ये पहला नोन कह सकते हैं, नोन फर्स्ट कह दे, कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नोन सेकंड कह दे। इसे क्या कहते हैं? नोन सेकंड कह दे। ये नोन सेकंड हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे पास अननोन क्या चीज पूछ रहा है? ये हमें पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अननोन। अननोन हो गया। हम लोग जब हमने स्टोक्यूमेट्री में बताया थी कि हम अपना मोल मोल रिलेशनशिप, तो कहेंगे नोन फर्स्ट के साथ बनाएं नोन और अननोन का, कि नोन सेकंड के साथ नोन और अननोन का बनाएं। हम कहेंगे कि बेटा अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो किसी के साथ बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों से आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत तब है जब गिवन मॉलिक्यूलर रेशियो नॉट इक्वल टू स्टोक्यूमेट्रिक रेशियो, जो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लेंगे उसको। जरा इसका मतलब यहां पे डरने की बात नहीं है। कहेंगे चलो डरने की बात नहीं है तो जरा हम करके देख लें। जरा पहले नोन और अननोन के बीच में एक इक्वेशन बना के आंसर निकालते हैं, और दूसरी बार दूसरे नोन और अननोन के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप यूज कर करके जरा निकालते हैं, देखते हैं कि ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलिए देखें। अगर हम लोगों ने बात करना शुरू किया फर्स्ट नोन और अननोन के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने कहा था पर मोल्स डिसअपीयरेंस इक्वल टू पर मोल अपीयरेंस। बताया था हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। पर मोल अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? जो भी कंपोनेंट सब्सटेंस ले रहे हैं उसके स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आया? मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ बेटा बोलो भाई, मोल्स ऑफ क्या? CO2। अननोन है ना, CO2 तो हमारे लिए अननोन है। क्यों भाई? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इसका स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? बोलो भाई, इसका तो 1 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मोल्स ऑफ Na2CO3 का पता था? कितने मोल दे रखे बताओ बेटा? 3 मोल। तो 3/1 इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ, इसका मतलब मोल्स ऑफ
CO2 हमें पता चल गया कितना है, 3 मोल्स, मोल्स ऑफ CO2 निकल गया। अगर मोल का पता है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? किसके लिए क्या करते हैं, अंदर से बाहर जाना। वी मैप याद करो तुम लोग, वी मैप याद करो। देखो अंदर से हमें कहां जाना, बाहर जाना है। तो जब अंदर से बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मोलर वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर होगा, याद आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू, बोलो बेटा, 22.4 लीटर। सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा, 22 कितना आएगा बताओ बेटा, बोलो बेटा कितना आएगा, 67 पॉइंट, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बेटा। कोई दिक्कत हुई, बताओ कोई दिक्कत हुई? जरा आप कहोगे सर जरा चेक करते हैं, जरा दूसरे नोन और अननोन से देखो निकालते क्या, यही आंसर आता है कि कुछ गड़बड़ आ रहा है? जरा भाई कुछ वही आ रहा है कि कुछ गड़बड़ आ रहा है, जरा देखते हैं सर। हमने कहा चलो भाई देखा जाए। तो क्या बनेगा बताओ, दूसरे अननोन के लिए निकालोगे, नोन के लिए तो मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ बेटा, कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1। मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा बताओ भाई, 6। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2। मतलब क्या होगा, इक्वल टू कितना आ गया बताओ बेटा, 6, 3 आया कि नहीं आया? इसका मोल ऑफ CO2 कितना आया, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू कितना आया बेटा, मोल्स ऑफ CO2। देखिए इस केस में भी कितना आ रहा, 3 ही तो आ रहा कि नहीं? और मोल से अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो कन्वर्जन फैक्टर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम उसी तरह से 3 इंटू 22.4 इक्वल टू 67.2 लीटर। इससे भी देखिए आंसर वही है। क्या आंसर बदला, क्या आंसर बदला, क्या क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं दिक्कत किया? हमने कहा कि अगर लिमिटिंग रीजेंट नहीं है तो सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल को कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई ना मेरी बात? चलिए अब थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर ली जाए सवालों में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेम इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। Six moles of NO2CO3, 6 moles of Na2CO3 reacted with 4 moles of HCl solution, 4 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas, find the volume of CO2 gas produced at STP, produced at STP. Produced at STP. कहा मैंने 6 मोल्स ऑफ Na2CO3, पहले सवाल में क्या था, 3 मोल और 6 मोल लिया था, 3 मोल्स और 6 मोल लिया था। यहां पे हमने 6 मोल्स और 4 मोल्स ले दिया। सवाल की लैंग्वेज और सब कुछ वही है। आप देखो पीछे वाले सवाल इस सवाल में बिल्कुल सेम है, वैल्यू सिर्फ चेंज की है। क्या आएगा, चलिए करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सवाल से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमें वो गलती नहीं करनी है। दैट्स क्लियर भाई। हमारा क्वेश्चन है कि एक सवाल से हम इतना ज्यादा उसी सवाल में एक्सपेरिमेंट कर लें कि हमसे गलती ना हो। दैट्स क्लियर। अगर हम इस सवाल को अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या करेंगे बेटा, बताओ? सबसे पहला वर्किंग स्टेप क्या होगा हमारा? केमिस्ट्री में वर्किंग स्टेप्स के सहारे अगर जिस बच्चे ने अपना काम करना शुरू किया उससे कभी भी सवाल छूट नहीं सकता है। कारण क्या होता है कि जब हम लोग जब ड्राइविंग सीट में हॉट सीट पे बैठते हैं पेपर की, इतने 40% हम तुरंत ही भूल जाते हैं, तनाव में होता है ना। जब आप लोग एग्जामिनेशन देते हो तो 40% आप खुद भूल जाते हो, तुरंत भूलता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है 40%। अगर आपको स्टेप्स याद हैं,
तो क्योंकि स्टेप्स हम कई बार लगा चुके होते हैं तो हम स्टेप नहीं भूलते हैं। अगर हमने सवाल रटा होगा तो हम भूल जाएंगे, स्टेप्स रटे होंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग स्टेप हमारा क्या होता है बताओ सवाल करने का? तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए हमने क्या कहा, सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से क्या कहा हमने, कितने मोल्स लिया, कितना लिखा 6 और 4 लिया है ना, 6 और 4 लिया है ना, कितना लिया बेटा 6 मोल्स, 6 मोल्स, वही सवाल है बिल्कुल, 6 मोल्स ऑफ क्या लिया है Na2CO3 प्लस, बोलो बेटा प्लस 4 मोल्स ऑफ से क्या मिलता है CO2, क्या मिल रहा बेटा CO2, और इस CO2 का क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP फाइंड आउट करना है। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत बोलो। वर्किंग स्टेप क्या है, सबसे पहले वर्किंग स्टेप क्या है हमारा, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखना। सबसे पहला हमारा वर्किंग स्टेप होगा कि सर हम कंप्लीट बैलेंस इक्वेशंस लिखें। देखिए जो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखोगे क्या होगा बताओ बेटा, क्या क्या बनेगी बेटा इक्वेशन, आप कहोगे सर Na2CO3 प्लस HCl 2 टाइम्स गिव्स, अभी हम लोगों ने देखा था 2 टाइम्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2, कोई दिक्कत की बात नहीं। गिवन मोल कितना है, गिवन मोल कितना है, गिवन मोल कितना है बेटा 6 मोल ये है और 4 मोल ये है। गिवन मोल क्या है 6 मोल ये है और 4 मोल ये है। गिवन रेशियो कितना है बताओ बेटा, करोगे 6:4 करोगे, बताओ बेटा कितना आया 3:2 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? आपने कहा बिल्कुल सही सर। ठीक है, गिवन मोल रेशियो, स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देखेंगे, क्या देखेंगे स्टोक्यूमेट्रिक स्टोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देखेंगे, क्या आएगा बताओ बेटा कितना है 1:2 है, ओके। अरे अरे 1:2 तो आ रहा, इसका मतलब गिवन यहां पे सवाल में गिवन मोलर रेशियो नॉट इक्वल टू क्या है स्टोक्यूमेट्री कोफिशिएंट रेशियो के बराबर नहीं है। सवाल थोड़ा खतरनाक हुआ, आपको पकड़ना पड़ेगा क्या लिमिटिंग रीजेंट। अगर लिमिटिंग रीजेंट्स के अलावा किसी से तुमने पकड़ के सवाल किया तो मामला गलत हो जाएगा। करके देख लेते हैं, गलती भी करें पहले हम लोग, ठीक है, जब गलती करेंगे तभी हम लोग दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ते समय एक बार गलती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोबारा फिर वो गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने बात किया आगे बढ़ाया, अब देखो हमारे पास हमको ये नहीं मालूम है, जरा इसमें देखिए नोन और अननोन के बीच में आपने कहा सर, आपने कहा था कि नोन और अननोन के बीच में रिलेशन बनाइए, तो इसमें देखिए ये भी नोन है, नोन फर्स्ट, नोन क्या हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या अननोन है। तो नोन और अननोन के पहले नोन और अननोन के बीच में जरा रिलेशन बनाइए, क्या बनता है बेटा देखिए, मोल्स ऑफ पहले केस में हमने पहले अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई कितना होगा बोलो बेटा, कितने से डिवाइड करेंगे 1 से, इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 1। इसका मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना गिवन है 6, तो 6
मोल किसका आया, मोल्स ऑफ CO2 क्या आ गया, 6 मोल्स आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अगर हमने इससे लिया तो जरा अगर हम दूसरे वाले से जरा लेते, किससे लेते बेटा, देखिए इसका मतलब पहले नोन और अननोन के बीच में अगर हमने निकाला तो हमारा आंसर 6 मोल आ रहा। जरा दूसरे नोन और अननोन के बीच में जरा देखिए हम, तो क्या आ रहा देखिए जरा, तो पहले के बीच में कितना आया 6 मोल्स, और दूसरे में देखें अगर हम मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। मोल्स ऑफ ये कितना है 4/2 इक्वल टू कितना हो गया, मोल्स ऑफ, यहां से कितना आ रहा बेटा 2 आ रहा। अरे भाई दोनों से आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग नहीं आ गए भाई, दोनों तो नहीं सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा। हमने कहा ना कि मामला बिगड़ जाएगा अगर हमारा क्या होगा, गिवन मोल रेशियो नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। कहेंगे सही कौन सा आंसर है, हमने कहा कि वो वाला सही होगा जिससे आपने लिमिटिंग रिएजेंट को बराबर किया होगा, वही सही होगा जिसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट को क्या किया होगा, बराबर किया। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने, कैसे पहचाने लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए तुरंत हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है और कि नॉन फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट है कि नॉन सेकंड लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आप देखेंगे, इसके लिए Na2CO3 के 1 मोल के लिए ये 2 मोल चाहिए, तो 6 के लिए कितना चाहिए, 12 चाहिए ना, और है कितना 4। इसका मतलब यहां पे क्या HCl जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा। इसका मतलब HCl से जो तुमने बराबर किया है, जो आंसर 2 मोल निकाला है वो आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा सही है, जो मोल्स 2 मोल निकला है वो आंसर सही है। जहां पे आंसर 6 मोल निकला है वो आंसर गलत है, वहां आंसर क्या है, गलत है। तो 2 मोल्स, और उसके बाद अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, कितना आ जाएगा बताओ बेटा। कहेंगे सर बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत। देखियो क्लियर हुआ मेरी बात, अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंटली आपको मेरी बात समझ में आई, ट्रांसपेरेंटली मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं, अच्छी तरह से दिमाग में उतरी कि नहीं उतरी, देख हाँ बोलो क्या, कैसे निकाला हमने लिमिटिंग एजेंट। अभी हम ट्रिक भी दे देंगे लिमिटिंग एजेंट की, परेशान ना हो। हमने क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से देखते हैं, इसके 1 मोल्स के लिए 2 मोल चाहिए, तो 6 के लिए कितना चाहिए 12 ना, और है कितना 4 है, कम पड़ रहा ना, तो इसका मतलब जो कम पड़ेगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा। वह रिएक्टेंट जो जितनी आवश्यकता है उतना अवेलेबल रिएक्शन में ना हो वही तो लिमिटिंग एजेंट है। डेफिनेशन लिखाई तो थी हमने, कई प्रकार से उसकी डेफिनेशन को ब्रेक करके लिखाया। क्लियर, समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई, अच्छी तरह से क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। आप कहेंगे सर हाँ बात तो आपकी हमको कुछ कुछ समझ में आती हुई नजर आ रही है। देखो हाँ यार ठीक, ओके, समझ में आई मेरी बात। अब देखिए जैसे इसी सवाल को हम देखते कैसे काम कर रहे होते। अब देखिए Na2CO3 प्लस 2 times HCl gives 2 times NaCl plus CO2 plus H2। कोई दिक्कत बताओ बेटा, कोई समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं। जरा T इक्वल टू 0 पे देखो मोल्स क्या आ रहे थे, मोल्स एट T इक्वल टू 0 मतलब गिवन मोल्स T इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा था बताओ बेटा, कहां दे 1 कहां दे रखा था, 6 मोल और 4 मोल, 6 मोल और 4 मोल, बाकी सब क्या होंगे मोल्स एट T इक्वल टू T। किसको पूरी तरह से कंज्यूम करेंगे, HCl को, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां क्या आएगा 4 माइनस, तो कहेंगे इसमें से देखो रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होते हैं, तो 6 में से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, तो कितना निकलेगा
जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो, ये जो वैल्यू है जो टोटली कंज्यूम हो रही है वो तो वैल्यू यहां आएगी, उसके मल्टीप्लिकेशन में एक क्वांटिटी आएगी और उसके डिवीजन में भी एक क्वांटिटी आएगी। क्विक निकालने का तरीका, जहां पे तुम रख रहे हो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लीजिएगा, 1 है। जहां से आप उठा रहे हो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा, बन गया काम। तो कितना हुआ, 4 इंटू 1/2, 2 इधर आया, तो इसका मतलब इसके कितने बचे, 4 मोल। इसके कंजम्पशन में कितने हुए, 0 हुए। अगर यहां का वैल्यू लिखना होता सभी क्या लिख के देखो, इसका मतलब कि 4 का टर्म्स तो आएगा ही आएगा सर, जैसा आपने बताया मुझे। इनटू के बाद एक डिवीजन फैक्टर आएगा, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जहां रख रहे हैं उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेंगे, और डिवीजन फैक्टर में जहां से हम उठा रहे हैं उसका ले लेंगे। बन गया, इसका बन गया कि नहीं बन गया। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत बोलो। यहां भी सेम वही आ जाएगा, 4 इंटू 1/2। सबके लिख दिए हमने, कोई दिक्कत बताओ बेटा, समझ में आई मेरी बात की नहीं आई अच्छी तरह से। तो यहां देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा कि नहीं आ रहा। यहां 4 आ रहा, क्लियर है और नॉट क्लियर, क्लियर आ रहा नहीं। यही 2 मोल्स जो है हमने फटाफट निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज रिएक्शन में पहले कंज्यूम होती, कंज्यूम फर्स्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो बच जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो तुरंत एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया हम लोग ने। ओके और नॉट ओके, बोलो भाई, ओके और नॉट ओके, नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब दिक्कत और बढ़ा देता हूं थोड़ी सी यहां। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, इसके लिए ट्रिक देखते हैं कोई हम, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब इस ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ेगी, देखो कैसे। भैया 2 है तो नियंत्रण में 4-5 ठो एक साथ दे दे रिएक्टेंट। भाई 2 से अधिक अगर मिल जाएगी तो हिल जाओगे। भाई इसको इससे कंपेयर करो, फिर इसको इससे कंपेयर करो, फिर इसको इससे कंपेयर करो, तो हम लोग सब लोग आपस में बस कंपेयर ही करते रह जाएंगे। और बस सवाल में जो है 10-15 मिनट बाद हम लोग कहेंगे हाँ अब हमसे लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया। ठीक, सवाल करने में हमारा आधे घंटे का समय खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल हमने अपना पक्का कर लिया। कुछ नहीं हो तो 8 नंबर तो आएंगे, 2 तो हो ही जाएंगे समय तक, ठीक है ना। नहीं 2 तो 5 तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है, तो 20 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है, ओके। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा ट्रिक से देख। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स प्लस CC प्लस DD गिव्स प्रोडक्ट, अब कैसे पहचाने भाई, अब कैसे पहचाने, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, या हम इसको कैसे पहचान रहे होंगे। सबसे पहले क्या दे रखा होगा, गिवन मोल्स दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे, गिवन मोल्स। कहेंगे हाँ सर गिवन मोल्स तो दे रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसका X Y Z U इसके गिवन मोल हो गए, ठीक। पहला देखिए स्टेपिंग, गिवन मोल आप देखेंगे, और फिर गिवन मोल अगले स्टेप में गिवन मोल्स मोल को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। किससे डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC से डिवाइड करेंगे। SC से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बेटा, X डिवाइडेड बाई क्या होगा, A आएगा। यहां पे डिवाइड करो क्या हो जाएगा,
y डिवाइडेड बाई क्या आएगा, b आएगा। यहां क्या आएगा, z डिवाइडेड बाई क्या आएगा, c आएगा। यहां u डिवाइडेड बाई क्या आएगा, d आएगा। कोई दिक्कत? जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, विच डिवीजन इज मिनिमम, चेक करेंगे, चेक विच इज मिनिमम, चेक करेंगे कौन सा डिवीजन मिनिमम है। जो डिवीजन मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। आसान बात, आसान बात की कठिन बात। जो डिवीजन क्या होगा, मिनिमम आएगा, छोटा आ रहा होगा। अरे छोटा बड़ा तो पहचान लोगे, इतनी गणित तो आती है कि जो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग। कहेंगे जरा सर चेक करें जरा, बात तो ये तो बहुत सही बात हो गई, ठीक है। और जहां लिमिटिंग रेंज पहचान लेंगे तो वो पूरे रिएक्टेंट में बस उसी के सहारा लेकर के बाकी प्रोडक्ट की सबकी निकालनी है, बाकी को हमको नहीं टच करना। एक स्टेप में हम आधे स्टेप में सर सवाल फिर कर देंगे। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पहचान गए, गलती क्या होगी, अगर लिमिटिंग रिएजेंट के बजाय किसी अदर रिएजेंट के साथ अननोन को, नोन और अननोन को आपने को रिलेट किया तो तुरंत का आंसर गलत मिल जाएगा। अभी दिखाया था करके, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तुरंत पहचानना हमको आना चाहिए। अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमको तुरंत पहचानना नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। आई एम राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब देखो जरा पीछे वाले देखिए यार, जरा देखिए। अब हमारी इच्छा शक्ति और बढ़ी भाई, जरा पीछे देखा जाए। ठीक, ओके। जरा पीछे वाला सवाल जरा पकड़ के लाओ जरा। हमारा क्या था, Na2CO3 प्लस क्या था बताओ बेटा, प्लस 2 टाइम ये क्या था, NaCl प्लस 2 टाइम्स H2O CO2 प्लस। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या होगा बोलो भाई, गिवन मोल कितने थे, गिवन मोल कितने थे, ये 6 और ये 4 था, याद आया? लास्ट वाले में, उसमें तो एक वाले में, पहले वाले में तो ऑलरेडी बराबर वैल्यू आ रही थी। पहले वाले में भी देख लेंगे अभी करके, चलो पहले वाले में पकड़ के देख लेते हैं पहले। चलो पहले में कितना था बताओ, पहले में कितना दे रखा था, 3 मोल और 6 मोल, 3 और 6, तो 3 और 6। हमने अगले स्टेप में क्या कहा था, गिवन मोल इज डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो गिवन मोल तो 3/1 और 6/2 इक्वल टू क्या आया, 3, इक्वल टू कितना आया, 3। क्या इसमें कुछ छोटा है, नहीं है, तो क्या इसमें लिमिटिंग रेजेंट है? और हमने कहा भी था कि इसमें लिमिटिंग रेजेंट नहीं है, इसमें हमने कहा भी था कि इसमें कोई लिमिटिंग रेजेंट नहीं है। अरे समझ में आया? अगला देखो भाई, जिसमें था जरा इसको देखें सर जरा हम। अब देखो हमको, फिर हमने विचार किया कुछ, ठीक, बताओ 6 और 4, कहेंगे बहुत सही सर, 6 और 4 क्या आएगा बेटा, 6/1 इक्वल टू 6, 4/2 इक्वल टू क्या, 2। मिनिमम कौन सी वैल्यू, 2 छोटी होती है कि 6 छोटा होता है? 2 छोटा होता है। जब 2 छोटा होगा वो, तो इसका मतलब ये HCl हमारे लिए क्या हो गया भाई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और निकाला भी था देखो HCl को हमने लिमिटिंग रिएजेंट। बन गया काम? अरे नहीं बना, चलो नोट करो।
क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि चले गए ऊपर से चला गया? अब बताओ नेक्स्ट कुछ काम करते हैं। हमने कहा कि C प्लस इस रिएक्शन से कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके हमने 24 ग्राम कार्बन ले लिए। कितना लिया हमने? 24 ग्राम क्या लिया? कार्बन ले लिया और 96 ग्राम CO2 कंबाइंड किया। मतलब कि 24 ग्राम कार्बन से 96 ग्राम O2 को कंबाइंड किया। ठीक, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या? A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है? विच लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएजेंट एक्सेस में क्या होगा? होगा, पहले वो पहचानना है उसको। हाउ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इसीलिए तुम लोग रटा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद हाउ मच ऑफ इट, हाउ इट लेफ्ट, कितना वो बचा? हाउ मच ऑफ इट लेफ्ट। सी है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO फॉर्म। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकंड का समय लीजिए, करिए, फिर हम कर दे रहे हैं। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराने के लिए इसको हमने सिर्फ क्वेश्चंस को लिया है। अगर सभी रिएक्टेंट की, चलो 60 सेकंड का समय ले लीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना? फिर हम करते हैं, फिर हम बोलेंगे। चलो, समय आपका ओवर, इतनी देर में हो जाना चाहिए सवाल। देखिए अब मेरी तरफ कंसंट्रेट करिए। जब रिएक्टेंट साइड में सारे रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो समझ लीजिएगा वहां कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? जब रिएक्टेंट साइड में सारे जितने भी सब्सटेंस है सबका कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो, गिवन हो, तो स्वाभाविक है लिमिनल लिमिटिंग रिएजेंट के हमारा काम नहीं बनना। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट के, और लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने की ट्रिक में सबसे पहले उसको मोल में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? मोल में बदलना होगा। तो मोल निकालोगे तो क्या होगा? 24 कार्बन का कितना होता है? कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ये इसके मोल में बदलोगे, कितने आ गए बेटा? 2 मोल। इसका क्या करना? 96 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा? कितना होगा? 32 ना? कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 3 मोल्स। इनिशियल मोल निकाल लिया हमने। हो सकता है कि इनिशियल जो है आपको ग्राम में देता, हमने बताया ना अमाउंट जो हो सकता है वो किसी में भी डिफाइंड हो सकता है, मोल्स में भी डिफाइंड हो सकता है, मासेस में भी डिफाइंड हो सकता है, वॉल्यूम्स में भी डिफाइंड हो सकता है, पार्टिकल में भी डिफाइंड हो सकता है। जब अगर मास को अगर दिखाना है तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास से डिवाइड करोगे। वॉल्यूम है 10 तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब मोल में बदलेगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या दे रखी है तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे तब मोल में बदलेगा। मोल में तो बदल ही लोगे। बदलने के बाद आपने पहचानने की कोशिश की तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, गिवन मोल को 2/2 इक्वल टू कितना आया? 1। यहाँ क्या है? 3/1 इक्वल टू कितना आया? 3। छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? 1। 1 ये हमारी क्या है? डिवीजन क्या है? इज मिनिमम, मिन है, इसका डिवीजन क्या है? मिनिमम है।
इसका मतलब CO जो है हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो ये हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट हो गया, दूसरा वाला। दो ही तो है, एक लिमिटिंग रिएजेंट, तो दूसरा क्या हो गया, हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। और अमाउंट अगर फॉर्मेशन करना चाहते तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाइएगा, ना कि इन दोनों के बीच में। आई एम राइट और रॉन्ग? रिलेशन हम क्या लगाएंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाएंगे, ना कि इन दोनों के बीच में। जब इन दोनों के बीच में रिलेशंस लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, बताओ मुझे। कहोगे सर मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2। मोल्स ऑफ C कितना है बेटा, निकाल लिया है अभी हम लोगों ने, वेट से मोल में बदल लिया है, 2/2 इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाई 2। तो मोल्स ऑफ CO कितना आ गया बेटा, सर 2 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म। और अगला एक बी पार्ट में और भी पूछा, कितना बचेगा, कितना बचेगा। तो टोटल में कितना बच रहा होगा, तो मैंने बताया था कि 3 माइनस कितना निकल रहा होगा। तो जो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजन का क्वांटिटी होती है वो लेते हैं, और एक संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और एक डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई वो करते हैं जहां से रखा हो गया हो, रख रहे हैं 1, जहां से लिया गया हो 2। तो इक्वल टू कितना है बताओ बेटा, कितना आया, सॉल्व करो, कितना जाएगा, 5/2 इक्वल टू कितना आएगा, लेफ्ट अमाउंट 2.5 मोल्स। और इसको अमाउंट में अगर ग्राम में अगर ले रहा होगा, तो अगर ग्राम में अगर आपको तो यू कैन मिला ग्राम मॉलिक्यूलर मास से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये किसका है बेटा अमाउंट, कौन सी चीज है, एक्सेस का, मतलब CO2 का। तो इसका मतलब 2.5 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बेटा 32 का। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का। तो 32 का मल्टीप्लाई तो इतने ग्राम आ जाएगा। लो कितना आसान है, कहीं कुछ कठिन लगा, अरे कहीं कोई कठिन लगा, बहुत आराम से हुआ कि नहीं हुआ। लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्टोक्योमेट्री के सवाल बहुत उड़ उड़ के लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे, कहाँ कहाँ गलती होती है ये भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए देन स्टॉप हियर।